नमस्ते दोस्त, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र फाइनेंस के बारे में कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड को असाइन कर सकते हो क्या सर? सर उसी को गिरवी रख सकते हैं जिसकी कीमत हो, जिसके डॉक्यूमेंट्स हो। म्यूचुअल फंड के तो डॉक्यूमेंट नहीं रहते, कुछ फिक्स वैल्यूएशन नहीं रहता, इसके लिए उसके ऊपर लोन नहीं दिया जाता। म्यूचुअल फंड की तो कीमत ही नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट ए लॉन्ग टर्म गोल अचीवर, इट इज़ नॉट अ क्रिएट एंड सेव कंसेप्ट। लॉन्ग टर्म गोल अचीवर मतलब क्या है कि हर एक के घर में चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक 3 गोल होते हैं। बच्चों का मैरिज, बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड फैमिली का रिटायरमेंट। ये 3 गोल कम से कम 20-22 साल के बाद आते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड 20-22 साल टिकना मुश्किल है। 3P की वजह से म्यूचुअल फंड निकल जाता है, मतलब प्रॉफिट बुक, पैनिक सेलिंग और परचेस टेम्पटेशन। इसकी वजह से हमारा गोल 20-22 साल का कंप्लीट होने में दिक्कत आती है। इसके लिए इट इज़ नॉट ए लॉन्ग टर्म गोल अचीवर, इट इज़ नॉट क्रिएट एंड सेव। क्रिएट एंड सेव कंसेप्ट मतलब क्या है कि क्रिएट पहले होता है, बाद में सेव होता है। जैसा कि हम घर लेते हैं, घर के लिए हम पहला क्रिएट होता है, प्रॉपर्टी हमारे पास आता है, उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है, हम उसके मालिक होते हैं और बाद में हम उसको EMI के थ्रू पे करते हैं, उसको बोलता है क्रिएट एंड सेव। वैसा इंश्योरेंस भी है। हम समझो कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस करते हैं, 1 करोड़ के लिए हम हर महीने का 40,000 25,000 जो जमा करते हैं EMI के तौर पर। लेकिन हमें कुछ भी होता है तो हमें हमारी प्रॉपर्टी 1 करोड़ गारंटेड हमारे नॉमिनी को मिलते हैं। वैसा प्रॉपर्टी में हमारे बाद अगर लोन क्लियर नहीं हुआ, अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं है, अगर प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी जिसने मॉर्गेज किया उसको जाती है। उसको बोलता है क्रिएट एंड सेव। पहला क्रिएट होता है, बाद में सेव होता है। और दूसरा एक मेथड है सेव एंड क्रिएट। जैसा सेव होता जाएगा, मतलब RD, हर महीना हम जो जमा करते हैं, जब तक जमा हो तब तक हमें इंटरेस्ट उसमें ऐड होते जाएगा। मतलब सेव एंड क्रिएट, हमारा क्रिएट होते जाएगा, प्रॉपर्टी क्रिएट होते जाएगा। लेकिन क्रिएट एंड सेव में फ़र्क है और सेव एंड क्रिएट में फ़र्क है। हम अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो क्रिएट एंड सेव में आता है, म्यूचुअल फंड क्रिएट एंड सेव में नहीं आता। जितना जमा होएगा, जो मार्केट वैल्यू होएगा, उतना ही मिलता है हमें क्रिएट एंड सेव। समझो कि हम LIC में 6,500 पर मंथ 35 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो डे 1 से हमें 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खड़ा होता है और हमें 35 साल के बाद 1 करोड़ की गारंटी है। वैसा म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं मिलती। 6,500 समझो कि 10 साल भरा है, 10 साल का जो भी साल का 80,000, 10 साल का 8 लाख जमा है, 8 लाख के ऊपर मार्केट वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद अगर इंश्योरेंस में आपका 6,500 है, अगर कुछ होता है तो गारंटी है कि आपको 1 करोड़ मिल जाता है। यही फ़र्क है म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस, क्रिएट एंड सेव एंड क्रिएट में। ज़िंदगी बदलने वाला प्लान, बच्चे से लेकर 55 तक, बच्चे से लेकर 100 साल के उम्र तक LIC ये प्लान कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। 100 साल बोनस देने वाला प्लान और पेमेंट सिर्फ 15 या 20 साल। ज़िंदगी में दोबारा न मिलने वाली चीज़, गारंटेड लाइफ टाइम टैक्स फ्री 8% पर एनम फ्रॉम LIC। सैलरी प्रोटेक्शन प्लान कहा जाता है उसका। IPP, CDIR, IRR वो हम आपको समझा देंगे कि उसका IRR अगर कैलकुलेट करते हैं, टैक्स फ्री हमें 6 to 7% मिलता है। अगर टैक्स का हिसाब किया जाए तो 9% के आसपास जाता है। अगर इंश्योरेंस का बेनिफिट निकाला जाए, रिस्क कवर का बेनिफिट अगर निकाला जाए, मतलब प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान निकाला जाए, तो मोर देन 10.5% रिटर्न मिलता है। मैं जिस घर जाता हूँ उस घर की गरीबी कम हो जाती है, लेकिन उसको भगवान हनुमान जी जैसा रूल फॉलो करना पड़ता है। कम से कम 1000 दिन अपनाना पड़ता है। शुरू शुरू में तकलीफ पे आएगी, मगर एक बार हैबिट हो जाए तो पूरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी कमाया पर एक कोरोना की लॉकडाउन ने 5-6 महीने संभल न पाया। अगर 60 उम्र के बाद 25 साल का लॉकडाउन ने इससे भी बहुत बुरा होगा। अगर अब भी संभल ना पाया, सही जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने पेंशन प्लान नहीं बनाया, तो 60 उम्र के बाद 25 साल का जो लॉकडाउन है, अभी हम लोग ने जो तकलीफ़ें सहन की है उससे भी बहुत तकलीफ़ें आ सकती है। तो अभी सोच लीजिए, ये लोग
लॉकडाउन ने सब लोग को बहुत कुछ सिखाया। जब कागज़ ने रंग बदला तो लोग हिल गए, जब अपनी ही पार्टी ने रंग बदल दिया तो हम पर क्या गुजरेगी। अमिताभ बच्चन चार चार बच्चों को बैंक का क्लरिकल जॉब करके बहुत अच्छी परवरिश करता है, साथ साथ में एक अडॉप्टेड बच्चों को भी संभालता है। यह स्टोरी बागबान में दिखाया है, ये रियल स्टोरी पर आधारित। 80% लोगों के घर में ये दिखती है। 4 बच्चों मिलकर एक माँ बाप को संभाल नहीं पा रहे, ये रियल स्टोरी पर बनाए हैं। आज की तारीख में हंगल साहब के ऊपर जो मुसीबत आ रही है उसकी एक ही वजह है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं। विजय पथ सिंघानिया रेमंड के मालिक 12,000 करोड़ के मालिक थे, लेकिन आज की तारीख में पाई पाई के लिए मोहताज है। दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो रुपए कमाने होंगे, लेकिन अमीर रहना है तो रुपए बचाने भी होंगे। सही तरीके से रुपए बचाएंगे तो हर महीना आपको पेंशन आएगा। वही अगर रेमंड के मालिक विजय पथ सिंघानिया ने 12 करोड़ भी अगर शांति में रखा होता तो आज की तारीख में उनको 10% यानी कि सालाना 12 लाख यानी हर महीना 1 लाख मिलता जाता था। आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट बहुत ही वोलाटाइल होगा। रेपो रेट 4.5 से 3.5 होगा और नीचे जाएगा। रेपो रेट नीचे जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। जिस देश का रेपो रेट जो होता है वही करेक्ट रेट ऑफ रिटर्न वो देश का होता है। जिसके पास भी सरप्लस फंड है वो अपना पैसा शांति में कन्वर्ट करे, क्योंकि आगे जाके 6% नहीं मिलेगा। एफडी का रेट बढ़ने वाला नहीं, पोस्ट का रेट बढ़ने वाला नहीं, पीपीएफ का रेट बढ़ने वाला नहीं। 25 साल के पहले 14% था, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से भी कम है। अगले 25 साल के बाद वो 2% से कम होगा। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आज की तारीख में हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से इंटरेस्ट दे देवे और टैक्स फ्री दे देवे और पैसे की भी गारंटी दे देवे, ऐसी संस्था के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट नहीं करते हुए मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 10,000 का एसआईपी भले हमें 15-20 साल के बाद 50-60 लाख दे दे, लेकिन वो 50 लाख पेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो 2% में रिटर्न मिलेगा। 50 लाख का 2% यानी 1 लाख। 1 लाख के ऊपर आपको पेंशन नहीं आएगा, वो भी सालाना मिलेगा। लेकिन मार्केट पर मिला हुआ पैसा 50 लाख में जितना प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स जाएगा। 50 लाख के ऊपर 2% रिटर्न हाथ में आएगा, सालाना 1 लाख से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन वही अगर उमंग में करते हैं, सालाना 1.25 लाख मिल सकता है और कॉर्पस 60 लाख से ज़्यादा अपना, और वो 60 लाख हर साल 5% से बढ़ेगा। यानी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है मार्केट में तो आपने जो एफडी किया है 50 लाख का उतना ही सालों साल रहेगा। उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम रहेगा, 2% हो, 3% हो या 1%, वो हिसाब से मिलते जाएगा। हर 5 साल 2 साल से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और कॉर्पस फिक्स रहेगा। लेकिन उमंग में इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। तुम्हारे कुछ भी होने दो, मार्केट कम होने दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे होने दो, गारंटी 1.25 लाख मिलेगा। लेकिन वो जो 60 लाख है उसके ऊपर हर साल 5% यानी 35, हर साल 30,000 बढ़ते जाएगा। यानी तुम्हारा जितना साल आप 1.25 लाख लोगे उतना साल हर साल 30,000 आपके कॉर्पस में जमा हो जाएगा। यानी कॉर्पस बढ़ते जाएगा और आपको पेंशन भी मिलते जाएगा। यही ब्यूटी है हमारी। अपना देश G77 से G20 20 साल से पहले आया है। G77 यानी गरीब देश और G20 यानी अमीर देश। 20 साल पहले G20 में हम नहीं थे, लेकिन G77 में हम और हमारे नेबर भी थे। लेकिन आज की तारीख में हमारा देश G7 में आया है। अगले 10 साल के बाद वो G2 में आने वाला है। वर्ल्ड में सेकंड नंबर इंडियन इकोनॉमी होने वाला है, ऐसा रिसर्च डेटा कहता है। इसके लिए चाइना ने ये बायोलॉजिकल वॉर निकाला। अगर इंडिया को इकोनॉमी बढ़ गया तो वो चाइना को कम्पीट कर सकता है। इसके लिए वो यही डर था उनको, इसके लिए उन्होंने बायोलॉजिकल वॉर निकाला है। थर्ड 3 पोर्टफोलियो कौन से है? सेफ पोर्टफोलियो, मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो और रिस्क पोर्टफोलियो। सेफ पोर्टफोलियो में कौन जाना चाहिए? जिसका इनकम 10 लाख से कम है वो सेफ पोर्टफोलियो में जाना चाहिए। इधर 6 to 7% रिटर्न है, टैक्स फ्री रिटर्न है और गारंटी भी है। लेकिन जिसका इनकम 10 लाख से ज़्यादा है 20 लाख तक, वो मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो में जाना चाहिए। इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेफ पोर्टफोलियो से 2% ज़्यादा मिलेगा, लेकिन गारंटी 50% है और इधर टैक्स फ्री नहीं मिलेगा, पार्शियल टैक्स फ्री मिलेगा। लेकिन एसआईपी और रियल एस्टेट इसमें आता है। लेकिन रिस्क पोर्टफोलियो में जिसका इनकम 20 लाख के ऊपर है वो लोग इन्वेस्ट करना चाहिए। इधर
आपको 12 से 15 तक रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न मिला या नहीं मिला उसकी कोई गारंटी नहीं, और अगर मिला भी तो टैक्स भरना पड़ेगा। इसके लिए इधर बोलता है मिला तो मिला, नहीं तो विदाउट एडीडी डोनेशन होता है। हमें हमारा इंडिया का 3 फेज़ में स्टडी करेंगे तो अपन को ये मालूम पड़ सकता है। देख ली 91 तक हमारा देश बहुत गरीब था, उधर खरीदने की ताकत नहीं थी, लोग परचेस नहीं कर रहे थे, लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे थे, ना सेविंग कर रहे थे। लेकिन आज 91 के बाद ग्लोबलाइजेशन लाया, पीएम मनमोहन सिंह साहब ने जैसा ग्लोबलाइजेशन लाया, पैसे का सर्कुलेशन बढ़ गया, लोगों के हाथ में पैसा आना चालू हो गया, लोग सेविंग करना चालू हो गया, लोग अपन को जो चीज़ चाहिए वो ले रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ एक तोटा हो गया, ब्लैक मनी बढ़ गया। जिसके पास अकाउंटेबल मनी है उसको वाइट मनी बोला जाता है, जिसके पास अकाउंटेबल मनी नहीं है वो ब्लैक मनी बोलता है। जिसके पास ब्लैक मनी ज़्यादा है उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग था, जिसके पास वाइट मनी ज़्यादा है उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग था। जिसके पास ब्लैक मनी ज़्यादा है वो भाव जो चीज़ चाहिए वो ज़्यादा दाम लेके खरीद रहे थे। इसके लिए 91 से 2016 तक मार्केट में खूब धूम मचाया, मार्केट पीक पे पहुंचा है, सोना गोल्ड रियल एस्टेट भी पीक पहुंचा है। लेकिन 8 नवंबर 2016 के बाद डिमोनेटाइजेशन लाया। डिमोनेटाइजेशन क्यों लाया? क्यों जो भी मार्केट में ब्लैक मनी है उसको कन्वर्ट हो जाए, कम हो जाए, पूरा के पूरा बंद हो जाए। लेकिन एक ओवरनाइट में, एक दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, उसको कम से कम 10 साल लगने वाला है। 10 साल के बाद अपना इंडियन इकोनॉमी पूरा वाइट होगा। जिस दिन इंडियन इकोनॉमी कन्वर्ट चेंज होएगा, कंप्लीट वाइट इकोनॉमी होएगा, तब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से कम रहेगा या माइनस में भी हो सकता है। हमारा पैसा बैंक में रखने के लिए हमें चार्ज देना पड़े, लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से भी कम है। ये स्थिति आज यूएसए, यूके, दुबई ऐसे बहुत बड़े शहरों में जो डेवलप हो गया वैसे शहरों में, इन लोग का अगर 10 साल का पहले का हिस्ट्री देखा जाए तो उनका उस टाइम का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आज हमारा इंडिया में जो है 5%, 6%, 8% है। लेकिन 10 साल में उन्होंने भी बहुत चेंजेस किया, वो ग्रो हो गया। इसके लिए इंडिया भी कॉपी करने वाली है। इंडिया का इकोनॉमी 100% बढ़ने वाला है। तो हम हमारा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो सालों साल फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दे देवे, टैक्स फ्री दे देवे और पैसे की भी गारंटी दे देवे। हम दिन में कितना बार हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हमारा दिन का काम क्या है, योगा करने में क्या दिक्कत आता है, मेडिटेशन करने में क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ क्या होते हैं, रेपो रेट इंटरेस्ट रेट में क्या कनेक्शन है, बॉन्ड, एसआईपी, शेयर मार्केट, पीपीएफ, पोस्ट के बारे में जानने के लिए हमें फ़ोन कर दीजिए। धन्यवाद।